So, good morning. And as you must have seen that this year CBSE has prescribed allotment of marks for grade 10th by school. ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, न्यूज में भी आ रहा है कि every school affiliated to CBSE will follow the guidelines and the policy given by the CBSE to allot the marks because of pandemic. We don't see any nearby end to the pandemic. अब उसमें होता क्या है, देखिए कि आपकी अटेंडेंस, आपका जो रिकॉर्ड है स्कूल में आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, अटेंडेंस मतलब यही है। ऑनलाइन में भी अटेंडेंस होती है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ। हर टीचर अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है। तो अब आप ये देखिए, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, रोमन स्विच ऑन कर लो कैमरा। दूसरी बात बेटा, कि मार्क्स का अलॉटमेंट कैसे, तो जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन पे डिपेंड करेगा। उसमें पीटीज भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, प्री बोर्ड्स भी होते हैं, उन सब पे मार्क्स का अलॉटमेंट डिपेंड करेगा। तो आई सिंसियरली एडवाइज यू कि आप इसे ऑनलाइन ना समझे, मजाक ना समझे कि हफ्ते में एक बार हम किसी भी क्लास में चले गए और हमारा काम बन गया। अगर आप ऐसा समझेंगे तो फिर मार्क्स में भी वैसा ही होगा। एंड देन समवन कैन से कि सर उसके मार्क्स ज्यादा हैं, मेरे मार्क्स कम हैं। जो रेगुलर है, जिसने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट किए हैं, जिसने टाइम पे अपना काम किया है, सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज्यादा ही होंगे उस स्टूडेंट से जो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार क्लास में आता है, कोई वर्कशीट सबमिट नहीं करता है, कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करता है। तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, अभी डोंट सी कि 1-2 साल में भी ये पेंडेमिक खत्म होने वाला है। अभी 10% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पहली बात। 60% वैक्सीनेशन पे हम समझ सकते हैं, तो कितना टाइम लगने वाला है अभी। आई डोंट थिंक 1-1.5 साल से पहले वो हो पाएगा पॉसिबल। प्लस एज यू मस्ट हैव हर्ड इन न्यूज, थर्ड वेव की भी बात चल रही है। अभी तो सेकंड से ही हम आई थिंक की स्टार्टिंग में है, सेकंड की। तो अब आप देख लीजिए, लंबा जाने वाला है। आई मीन डोंट से और वी कैन नॉट से व्हाट विल हैपन टू योर एग्जाम्स और दिस ईयर्स एग्जाम्स। So it is my advice to you, be regular, complete all your work like in offline classes, offline schools regularly, prepare notes and submit your assignments to all the teachers whosoever wishes and gives it. ठीक है ना, सारे पीटी आपने अटेंड करने हैं, क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो भी तरीका है उस तरीके से जैसे ऑफलाइन होता है वैसे ही आपने ऑनलाइन को भी करना है। क्योंकि सीबीएसई जो पॉलिसी बनाता है मार्क्स को अलॉट करने की, वो सिर्फ इस बेसिस पर नहीं बनाता कि एक आप एग्जाम देंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। सीबीएसई ने इस साल ग्रेड 10 की जो पॉलिसी दी है बेटा, उसमें सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया है। उसमें आपके पीटीज को भी इंक्लूड किया है, उसमें आपके एग्जाम्स को भी इंक्लूड किया है, उसमें आपकी अटेंडेंस को भी इंक्लूड किया है, उसमें आपके असाइनमेंट्स को भी इंक्लूड किया है, सभी को इंक्लूड किया है। तो आई डोंट सी एनी चेंज इन नियर बाई फ्यूचर। ये तो बात थी आपको एडवाइस देने वाली। अब हम विल स्टार्ट द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। अभी वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6। कुछ बच्चे आज पहली बार या काफी दिनों के बाद आए हैं, तो आप अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा बेटा। बाद में ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको एडवाइस दे दी गई है, आपको बता दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हमारा करंट टॉपिक है, जिसमें सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शन होंगे। मैंने आपको आपकी क्लास में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। आई होप यू हैव सीन देम एंड यू हैव प्रिपेयरिंग राइटिंग दोज नोट्स ऑन योर नोटबुक एज वेल। ठीक है, वो मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर रखिए। वो एज अ साइन ऑफ वर्क कंप्लीशन मंगाई जा सकती है कभी भी स्कूल में, एज एंड व्हेन सीबीएसई आस्क्स अस टू डू। ओके, तो वो ऐसे ही नहीं है। वो सीबीएसई ने इस बार ग्रेड 10 के असाइनमेंट्स के सैंपल्स भी मंगाए हैं। हर बच्चे के किसी भी एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स के सैंपल्स जाने हैं। असाइनमेंट्स मतलब क्लास नोट्स के सैंपल्स जाने हैं। तो अब आप देखिए कि आपके साथ भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मैं आपको एडवाइस कर दिया है, 15 दिन बाद फिर मैं आपको ये बात याद दिला दूंगा। तो इसे फिर बाद में आप कहेंगे कि सर उसे तो इतने नंबर दे दिए, मुझे इतने नंबर मिले हैं। तो वो सब आपकी मेहनत, आपकी रेगुलरिटी पर डिपेंड करता है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। आरबीआई ही या सेंट्रल बैंक, इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है तो मैं आरबीआई बोल रहा हूँ, वैसे सेंट्रल बैंक ये काम करता है। सेंट्रल बैंक ही किसी भी कंट्री में करेंसी को इशू करता है। करेंसी पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक, सॉरी गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक में क्या होता है कि जैसे एक आम आदमी के लिए बैंक काम करता है, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए भी बैंक काम करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। उनके लिए पेमेंट करना, उनका पेमेंट रिसीव करना, उन्हें एडवाइस देना, उनकी फॉरेन करेंसी को मेंटेन करना, ये सारे काम सेंट्रल बैंक करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स। थर्ड हमारा फंक्शन था विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बैंकर्स बैंक। बैंकों के लिए भी आरबीआई काम करता है। आरबीआई उनके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है।
क्लियरिंग हाउस एजेंट होता है और गार्जियन होता है उनका उनका गार्जियन होता है। जैसे हमारे गार्जियन हमारी सेफ्टी करते हैं, ऐसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की सेफ्टी करता है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में कितनी करेंसी अवेलेबल है। जैसे नोटबंदी के टाइम आरबीआई ने हमें एक एग्जैक्ट फिगर दी थी, आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपए, मैं इसे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की करेंसी हमारी इकोनॉमी में थी। यश, रिदम ठाकुर, सुखमप्रीत एंड दिव्या शर्मा, योर कैमराज आर स्विच ऑफ बेटा। तो अब आरबीआई ने जब जब लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, अपने बैंक अकाउंट में वापस जमा करना शुरू किया, तो 97-98% करेंसी वापस आ गई थी। वो आरबीआई को कैसे पता लगा था? क्योंकि आरबीआई को पता था कि कंट्री में मनी सप्लाई कितनी है, कितना पैसा कंट्री में आरबीआई ने दिया हुआ है। तो वो जब वो वापस आ गया तो आरबीआई ने कहा कि कोई ब्लैक मनी या नहीं है, सिर्फ 2% पैसा ऐसा है जो नहीं मिला है। ओके, तो अब ये आरबीआई का जो मनी सप्लाई वाला फंक्शन होता है, आरबीआई क्या करता है मनी सप्लाई के थ्रू, किसी भी इकोनॉमी में दो टाइप की फेजेस होती हैं। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, या तो महंगाई होती है या मंदी होती है। किसी भी इकोनॉमी में जनरली तो महंगाई ही होती है, मंदी तो कई कई कभी कभी होती है, जनरली महंगाई ही होती है। लेकिन हमारे पास दो टाइप के एक्शन होते हैं प्राइस एक्शन के बेस पर इकोनॉमी में, या तो महंगाई होती चली जाती है या मंदी होती चली जाती है। उस चीज को गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू कैसे कंट्रोल करती है? दोबारा मेरा स्टेटमेंट सुनिए। प्राइस लेवल पर दो तरीके के एक्शन हो सकते हैं कि या तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस रेगुलरली बढ़ते रहेंगे या उनके प्राइस रेगुलरली कम होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नमेंट की ब्याज पर आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का रियल लाइफ या प्रैक्टिकल यूज होता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है तो मनी को कंट्रोल कर सकती है, मनी को कंट्रोल कर सकती है, तो अगर मेरे पास जितनी मनी होगी मैंने उतनी खर्च करनी है ना। जैसे आप लोगों ने फॉर होम टू प्रोड्यूस में पढ़ा होगा, पढ़ा तो था अगर आपके याद हो, कि आपकी परचेजिंग पावर आपकी मनी पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। आप मार्केट में जाकर क्या परचेज करने वाले हैं ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी यू हैव गॉट इन योर पॉकेट, दिस डिसाइड्स योर परचेजिंग पावर। ठीक है, तो वही फंक्शन यहाँ पर है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में। वहां पर हमने इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़ा था, यहाँ पर इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ रहे हैं कि कैसे आरबीआई इस मनी को, इस मनी इनकम को कंट्रोल करके ये डिसाइड करा सकती है कि आप लोग पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। डिफरेंट पॉलिसीज बनाकर आपको या तो पैसा खर्च करने पे मजबूर कर देती है, आपको पता भी नहीं है, और ऐसी पॉलिसीज ऐसी स्कीम्स आ जाती हैं कि आप पैसा खर्च करने लगते हैं, या आपको पैसा खर्च करने से रोक देती है। ये सब काम आरबीआई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाले फंक्शन के थ्रू करती है। ओके, अब देखिए इसमें अगर आपके पास नोट्स आपने ओपन किए हैं या नोट्स आप देख रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले है उसमें बैंक रेट। सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है उसमें बैंक रेट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में दो टाइप के फंक्शन होते हैं वैसे तो, चलिए ये भी मैं यही बता देता हूं। आई होप आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल बेटा नाउ?
My voice is clear? Is my voice clear to you? Moment, just a moment, everything will be good. Just a moment. बीच में अर्शदीप, 1 मिनट बेटा, अभी रुक जाओ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी, 1 मिनट बाद आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी. Now it is clear. Yes, Arshdeep, now you can question beta. Arshdeep, you can ask your question now. You can unmute yourself and ask your question. सर आप जो अभी टॉपिक बता रहे थे आरबीआई के रिलेटेड, सर वो मुझे इतना क्लियरली समझ में नहीं आया था. आप कल की क्लास में आए थे बेटा? नो सर, मैं कल के नहीं आया था. क्यों? आप देखिए, अगर 70 स्टूडेंट्स को मैं एक एक करके बताने लगा तो 70 क्लासेस मुझे बार बार लेनी पड़ेगी, विच इज नॉट फीसेबल. कल की रिकॉर्डिंग यूज पर फेसबुक पे है, आप वहां देखिए, उसे ध्यान से समझिए. नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए. ओके, चलिए. अब ये जो कंट्रोल ऑफ, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ, जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन होता है बेटा, इसके दो टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. वैसे जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसके 4 फंक्शन क्वांटिटेटिव में दिखेंगे आपको, 4 फंक्शन क्वालिटेटिव में दिखेंगे, 8 फंक्शंस, 8 वेरिएबल्स यू विल सी. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 फंक्शन है, 4 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में से सिर्फ एक है, वो मैंने नोट्स में लिख दिया है. वैसे ही बुक में आपको और ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन वो जो बुक वाले फंक्शन है सभी के सभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है. लास्ट के 3 फंक्शन सीबीएसई ने 2 साल पहले हटा दिए थे. तो फर्स्ट फंक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, क्वांटिटेटिव का फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा बैंक रेट. जनरली बैंक रेट क्या होता है, देखिए आप और मैं जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी टाइप का लोन है, वो पर्सनल लोन है, वो हाउसिंग लोन है, वो स्टडी लोन है, कोई भी लोन है, तो बैंक हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. ठीक है, उसे बोलते हैं, आप कहीं पे लिख लीजिएगा, ये नोट्स में इधर उधर नहीं है, उसे बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो बैंक कस्टमर से चार्ज करता है. आप और मैं कोई भी टाइप का लोन लेने बैंक में जाएंगे, वो पर्सनल लोन है, वो हाउसिंग लोन है, वो एजुकेशन लोन है, वो व्हीकल लोन है, तो बैंक हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज नोन एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ऐसे ही जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक को पैसा कहां से मिलता है? प्रथम जैन, स्टीफन सहोता, वीर प्रताप एंड मनवीर सिंह, स्विच ऑन योर कैमराज. जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक कहां से लोन लेता है? बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक है. बैंक जाता है सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज करता है उसे बोलते हैं बैंक रेट. समझ रहे हैं? मुझे लोन की जरूरत है, बैंक के पास जाऊंगा, मार्केट रेट. बैंक को लोन की जरूरत है, आरबीआई के पास जाएगा, बैंक रेट. तो जनरली हम बैंक रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी. यहाँ पे ये डिफरेंस समझिए आप. मैं अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाऊंगा तो बैंक मुझसे सिक्योरिटी की डिमांड करेगा, बैंक कहेगा आप कोलेट्रॉल लेकर आइए, अपने गारंटर लेकर आइए. लेकिन अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है तो क्योंकि वो उसका गार्जियन है, वो उसके अंडर में काम करता है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से किसी भी टाइप की सिक्योरिटी की, कोलेट्रॉल की या मॉर्गेज की या गारंटी की डिमांड नहीं करता है. ये बात आपको याद रखनी है, वो गारंटी फ्री लोन मिलता है. लेकिन दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि आरबीआई सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को ही लोन देता है, आपको और मुझे या किसी टाटा बिरला या किसी और कंपनी को आरबीआई लोन नहीं देता है. आरबीआई डील्स ओनली एंड ओनली विद कमर्शियल बैंक्स. ये होता है बैंक रेट. मैं दोबारा से बताता हूँ, बातें आपने ध्यान में रखनी है, सभी बातें वैसे नोट्स में भी हैं,
बैंक रेट को डिफाइन करेंगे तो इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल बैंक डू नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल फ्रॉम कमर्शियल बैंक। और तीसरी बात, सेंट्रल बैंक डील्स ओनली विद कमर्शियल बैंक्स। तो पहली बात इसमें याद रखने की पहली बात ही है सिर्फ, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो बैंक रेट होता है। और ये जितने भी रेट हम आज पढ़ने वाले हैं हर 3 महीने के बाद डिसाइड होते हैं, जनरली अनचेंज्ड रहते हैं। एंड एज फार एज आई रिमेंबर ये 4 और 5% के पास होगा आजकल, वो आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, बैंक रेट ऑफ इंडिया ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये सभी चीजें आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो बैंक रेट आई होप आप सब समझ गए होंगे। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा? किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। बैंक रेट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। यस नंदा जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर अगर आरबीआई बिना मॉर्गेज के बैंक को लोन दे रहा है और अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए फिर? देखिए उसमें ना बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। नंबर एक बात तो कमर्शियल बैंक जितने भी ट्रांजैक्शंस करता है पर्टिकुलर लिमिट से बढ़े उसकी रिपोर्ट उसे तभी के तभी आरबीआई को देनी पड़ती है, पहली बात है। दूसरी बात है कि बैंक के लेवल पर जो भी लोन देने का डिसीजन होता है वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, वो पूरी कमेटी होती है। और आप जानते हैं कि क्लास में 4 या 5 बच्चे ही आपस में एक सलाह नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे 10-15 जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो एक सलाह कैसे कर पाएंगे? उसमें कोई भी लूप होल होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर बैंक ऐसा करता है तो जो कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके कैरियर पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। आरबीआई ने ऑलरेडी इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, देखिए डिफॉल्ट अभी भी होता है। एनपीए समझते हैं आप? एनपीए क्या होता है? एनपीए एक तो एनबीए होता है बास्केटबॉल, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जिसे आप और हम बैड डेट बोलते हैं, बैड लोन बोलते हैं। अभी भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 3 लाख करोड़ का बैड लोन, बैड डेट अवेलेबल है पिछले 20-30 साल का। 3 लाख करोड़, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़, यानी कि 1-1 करोड़ के अगर आप 3 लाख बंडल बनाएंगे तो उतना अमाउंट, तो जाहिर सी बात है वो बैंक ऑफिसर्स नहीं किया है, बैंक ऑफिसर्स के थ्रू हुआ है, नोइंगली हुआ है, अननोइंगली हुआ है। लेकिन फिर भी आप किसी सिस्टम को फुल प्रूफ या बुलेट प्रूफ नहीं बना सकते हैं, कमियां होती हैं, क्योंकि सिस्टम को एग्जीक्यूट करने वाले आप और हम होते हैं, और आप हमारे साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। हम ब्राइब भी ले सकते हैं, हम प्रेशर में आ सकते हैं, हम किसी और चीज से अफेक्ट हो सकते हैं, तो नो डाउट ये सब चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है आरबीआई ने चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं। और क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो आरबीआई की नॉलेज में फौरन आ जाती हैं, तो जनरली ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं जनरली। अब दूसरा हम देखते हैं, ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है बैंक रेट के बाद? अच्छा, ये जो बैंक रेट होता है बेटा, जब बैंक्स को अपनी लॉन्ग टर्म, यहां पे समझिए चीज को, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। यहां पे एक बात अब आपने ध्यान रखनी है, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। सेम डेफिनेशन में लॉन्गर की जगह शॉर्टर लिख दीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन लेता है तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, रेपो, आरईपीओ, आरईपीओ, रेपो रेट। अब ये आरईपीओ का क्या मतलब है? आरई का मतलब है री, रेपो का मतलब है रीपरचेज, रीपरचेज, ये नोट्स में लिखा हुआ है सब, रीपरचेज। रीपरचेज का मतलब जो बैंक रेट पे लोन मिलता है उसमें 2 खास बातें होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है पहली बात, और दूसरी बात विदाउट मॉर्गेज मिलता है, विदाउट कोलेट्रल मिलता है। लेकिन रेपो रेट में ये दोनों बातें पलट जाती हैं। बैंक अभी भी बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, लेकिन नंबर 1 तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लेगा, और नंबर 2 कोलेट्रल देकर लेगा, कोई सिक्योरिटी देकर लेगा, सिक्योरिटी देगा फिर लोन लेगा। और
जब उसका लोन का काम पूरा हो जाता है तो वो सिक्योरिटी वापस परचेज करेगा आरबीआई से। रीपरचेज, रीपरचेज, रीपरचेज से बना है रेपो। यानी कि सिस्टम समझिए, मैकेनिज्म समझिए। पंजाब नेशनल बैंक को 15 दिन के लिए 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, सिर्फ 15 दिन के लिए 15,000 करोड़ रुपए। वो आरबीआई के पास जाता है, उसके पास 15,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, कोई और एसेट है। वो आरबीआई से कहता है कि ये आप रखिए, मुझे 15 दिन के लिए पैसे दीजिए। 15 दिन बाद जब उसका काम हो जाता है, उसके पास वापस पेमेंट आ जाता है, वो आरबीआई के पास जाता है, और जो सिक्योरिटी उसने आरबीआई के पास रखी थी वो वापस परचेज करता है, रीपरचेज, वापस परचेज करता है और 15,000 करोड़ आरबीआई को वापस दे देता है। इसीलिए इसे रीपरचेज रेट या रेपो रेट बोलते हैं। दोनों का, बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस आपको समझ में आया? दो मेन डिफरेंस है, देखिए दोनों की डेफिनेशन सेम बनेगी। इट रेफर्स टू द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट सिक्योरिटी, बैंक रेट, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन विद सिक्योरिटी, रेपो रेट। अब रेपो या रीपरचेज उसे क्यों बोलते हैं, वो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। ये दोनों में डिफरेंस भी आप आई होप समझ गए होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बेटा अभी। एनी क्वेश्चन एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? कोई भी क्वेश्चन आप पूछने की, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? यस ऋतिक। सर जैसे रेपो रेट है तो रीपरचेज करेगा बैंक, तो सर जब रीपरचेज करेगा तो हायर वैल्यू पर करेगा ना? नहीं बेटा, वो पहले जिस से, वैल्यू पर मॉर्गेज किया से वो पहले से डिसाइड होता है। बेसिकली वहां पर वो जो परचेज और रीपरचेज हो रही है वो प्रॉफिट बेसिस के लिए नहीं हो रही है, वो बैंक्स की शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई पैसे देता है। और जनरली वो बैंक रेट से थोड़ा सा कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं हो रही है। आरबीआई तो बैंक्स का गार्जियन है, वो उनसे पैसे थोड़ी ना कमाएगा, वो तो उन्हें पैसे अवेलेबल कराएगा, लेकिन उसके अपने मैकेनिज्म है कि भाई मैं आपको विदाउट सिक्योरिटी भी पैसे दूंगा, विद सिक्योरिटी भी पैसे दूंगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट अगर आप समझ गए तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से, मुझे जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए। मनजिंदर, अरुमन, कैमरा स्विच ऑन करना है आपने। थम्स अप का इसमें रिएक्शन होता है। रिदम ठाकुर, राजवीर सिंह बाजवा, सानिया सैनी, राजवीर हुंडल। आई होप इससे मुझे ये अश्योर हो जाता है कि आप समझ गए हैं, बस और कोई बात नहीं है। थम्स अप मैं वैसे भी नहीं पीता हूं, आपको भी नहीं पीनी चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर द मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। चलिए साहब, अब इसके बाद जो तीसरा है, अगर आप रेपो रेट समझ गए हैं तो उसका उल्टा जो है वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। नंबर 3 पे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब अब ट्रांजैक्शन बदल गई है, अब आरबीआई को पैसे की जरूरत है, आरबीआई को पैसे की जरूरत है। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहेगा कि अब आप हमें पैसा उधार दीजिए, आप हमें पैसा उधार दीजिए, और उस पर हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जिसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी रख के पैसा ले रहे हैं, रेपो रेट। आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का उल्टा कर दीजिए, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। रेपो रेट आप समझ गए, इट इज द रेट एट विच आरबीआई lends money to commercial banks for shorter duration. Reverse repo rate, it is the rate at which RBI borrows money from commercial banks for the shorter duration. रिवर्स रेपो रेट का मतलब समझ गए, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। देख लीजिए एक बार जो भी बुक या नोट्स आपके पास रखे हूं, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी। पहले दोनों में तो आरबीआई लैंड्स मनी था, इसमें आरबीआई बोरोज मनी है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। ये तीनों क्लियर है हमें? अच्छा, अब मैं इसको, हाँ जी गुरदीप सिंह जी अनम्यूट कीजिए। गुरदीप सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आरबीआई को भी कोलेटरल देना पड़ता है? नहीं बेटा, नो कोलेट्रॉल।
आरबीआई तो अपने आप में कोलेट्रॉल है। अब मोदी जी किसकी गारंटी देंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं, मोदी जी किसकी गारंटी देंगे, या मोदी जी से कौन गारंटी मांगेगा? जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया है, उसे कोलेट्रॉल की जरूरत नहीं होती है। अब ये तो आपको याद कराने के लिए डेफिनेशन के तरीके से मैंने बताया है। अब आप इसका रियल लाइफ यूज या रियल लाइफ एप्लीकेशन समझिए। बेसिकली होता क्या है, ये रिवर्स रेपो रेट कब यूज में आता है बेटा? सपोज कर लीजिए मैं पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन हूं, और क्योंकि मेरा इतना बड़ा बैंक है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं बेटा, तो एक शेड्यूल बना होता है कि हमने किसे लोन दिया है और कब हमारा लोन वापस आएगा। कभी कभी क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली शेड्यूल से पहले ही कुछ पैसा लोन का वापस आ जाता है, या हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिल जाता है, या जो पेमेंट हमें करना था उसकी डेट आगे बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे साथ, मेरे बैंक के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसका अभी मेरे शेड्यूल में कोई यूज नहीं है। समझ रहे हैं? मेरे शेड्यूल में उसका कोई यूज नहीं है और वो पैसा मेरे पास आ गया। मैंने एबीसी लिमिटेड को लोन दिया था जिसका पेमेंट मुझे 20 मई को मिलना था, आज 12 मई है, वो बोलते हैं साहब हम तो 12 मई को ही पैसा जमा करा देते हैं। मेरे शेड्यूल में क्या डेट लिखी हुई थी? 20 मई, आया कब है? 12 मई को। अब 8 दिन के लिए ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैंने कही है? 8 दिन के लिए मेरे शेड्यूल में ये एंट्री होनी थी 20 तारीख को, मेरी बैलेंस शीट में एंट्री हो गई 12 तारीख को। अब 8 दिन के लिए ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है। और ऐसे एक या दो इंसिडेंट नहीं होते हैं, हंड्रेड्स इंसिडेंट होते हैं। अब जब वो पैसा कुछ दिनों के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूं उस पैसे का? और देखिए, पैसे का सबसे आसान काम होता है और सबसे जरूरी काम होता है इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही तो इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही तो इंटरेस्ट होता है। शायद नहीं समझेंगे अभी आप, 2-3 साल बाद समझेंगे इस सेंटेंस को। तो अब पैसा या तो मैं एज इट इज छोड़ दूं, एज इट इज पड़ा रहने दूं अपने अकाउंट में जो मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया है या जो मैंने रिजर्व अकाउंट बनाया है, या मैं उस पैसे से इंटरेस्ट अर्न कर लूं। इंटरेस्ट कैसे अर्न करूंगा मैं उस पैसे से? मैं उस पैसे को आरबीआई के पास जमा करा देता हूं। आरबीआई बोरो नहीं करता है उस पैसे को मुझसे। ये तो आपको समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है, इसका सही मीनिंग क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को काम पर लगाने के लिए, उससे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, जितना भी उनके पास जितने दिन के लिए वो पैसा एक्स्ट्रा होता है आरबीआई के पास जमा कर देते हैं ताकि उन्हें 8 दिन का इंटरेस्ट मिल जाए। और क्योंकि वो कई हजार करोड़ रुपए होते हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं कि जी 200 रुपीज है मेरे पास, वो 200 करोड़, 500 करोड़, 20,000 करोड़ रुपीज होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बन जाता है जो बैंक की इनकम में शामिल हो जाता है। तो अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को काम पर लगाने के लिए जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा रखवा देते हैं, तो आरबीआई उस पर उन्हें जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसे आप लोगों को समझाने के लिए कैसे बोल देते हैं कि आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। वो बोरो नहीं करता है, उसकी जरूरत कहां पड़ेगी? बोरो की जरूरत तो उसे पड़ती नहीं है सेंट्रल बैंक को, या पड़ती भी है तो उसके पास दूसरे एवेन्यूज होते हैं। जब कमर्शियल बैंक अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को काम पर लगाने के लिए, उस आइडल पैसे से फायदा उठाने के लिए, उसे शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, इसे इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए, आज हमने 3 रेट की बात की है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। आई एम इन अ हरी बिकॉज योर नेक्स्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।